दोस्तों, क्या आप स्पीति वैली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको शिमला किन्नौर काजा रोड से स्पीति जाना चाहिए या फिर मनाली कुंजुम पास काजा रोड से? अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 5 ऐसे रीजंस के बारे में जो कि मनाली काजा रूट को फेवर करते हैं स्पीति जाने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको दोनों रूट्स का पूरा आइडिया लग जाए। आज इस स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं आपसे ये बात करूंगा कि आपको स्पीति वैली जाने के लिए शिमला काजा रोड को क्यों चुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जुले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की हिमालयन ट्रिप्स को यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने इस सीरीज में बात करी कि स्पीति वैली का पूरा सर्किट ट्रिप प्लान करना लोगों में बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो शिमला साइड से स्पीति को एंटर करते हैं और मनाली साइड से घर वापस चले जाते हैं, और इस तरह से वो एक बैलेंस स्पीति वैली का ट्रिप प्लान कर पाते हैं। कभी कभी टूरिस्ट जो है इन दोनों रूट्स में से एक ही रूट को चूज करना चाहते हैं, और अब क्योंकि इन वीडियोस में हम दोनों रूट्स को कंपेयर ही कर रहे हैं तो फिर आज बात करते हैं कि स्पीति वैली का ट्रिप आपको शिमला के नॉर्थ साइड से क्यों प्लान करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एक्लिमेटाइजेशन और एएमएस की। देखिए, स्पीति वैली एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है, और जब आप लोग स्पीति वैली का ट्रिप मनाली साइड से प्लान करते हो तो आपको एएमएस होने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इसका कारण क्या है। अगर आप मनाली का ऑल्टीट्यूड देखें तो वो 2000 मीटर से भी कम है, और अगर आप काजा का ऑल्टीट्यूड देखें तो वो 3600 मीटर के आसपास है। तो इन दोनों में ऑल्टीट्यूड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और हमारी बॉडी जो है वो इतनी जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाती है हाई ऑल्टीट्यूड के चेंजेस को। और अगेन, जब आप मनाली साइड से काजा जा रहे होते हैं तो कुंजुम पास भी आता है, रोहतांग पास भी आता है, ये बहुत ही हाइट पर हैं, और इससे बॉडी जो है वो एएमएस होने का चांसेस जो होता है उसके अंदर वो बढ़ जाता है। इसलिए जब आप शिमला की नॉर्थ साइड से स्पीति वैली ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले आप शिमला जाते हैं या नारकंडा जाते हैं, फिर आप किन्नौर वैली में एक नाइट स्पेंड करते हैं, और फिर उसके बाद आप मोस्ट जनरली टाबू में एक नाइट स्पेंड करते हैं काजा पहुंचने से पहले। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से जो एक्लिमेटाइजेशन है वो किक इन कर जाता है बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी हाई ऑल्टीट्यूड तक पहुंचते पहुंचते एक्लिमेटाइज एक हद तक हो चुकी होती है। तो इस वजह से आपको एएमएस होने का खतरा जो है वो बहुत कम हो जाता है इस रूट पर। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप स्पीति वैली जाने वाले पूरे रूट को एक रिलैक्स और पीसफुल माइंड से एंजॉय कर पाएंगे बिना किसी एएमएस की टेंशन लिए। अगर आपको एएमएस या फिर एक्लिमेटाइजेशन टिप्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बना रखा है उसके लिए, उसको आप प्लीज यहाँ पर रेफर करें। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो जब आप मनाली से काजा जाते हैं तो आपको ग्राम्फू बाटल रोड पर दूसरे ही दिन ट्रैवल करना होता है, और दोस्तों कसम से इस रूट पर ट्रैवल करना जो है वो नाइटमेयर से कम नहीं है। और इनफैक्ट इससे पहले आपको रोहतांग पास भी क्रॉस करना होता था, जिसकी अब अटल टनल ओपन होने के बाद जरूरत नहीं है कोई। इसलिए दोस्तों, कम से कम अब आप पागल कर देने वाले रोहतांग पास के ट्रैफिक जैम से तो बच गए हो, जो बहुत ही कॉमन हुआ करता था गर्मियों की छुट्टियों में या फिर मई जून के महीनों में। और हाँ, जब मानसून आ जाता था तो आपको रोहतांग पास के रास्ते पर काफ़ी स्लश मिलता था, यानी कीचड़ मिलता था, और वो अपने आप में ही एक नाइटमेयर होता था। अब अटल टनल खुलने की वजह से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, पर अभी भी ग्राम्फू से लेकर जो बाटल तक का रोड है वो बहुत ही एडवेंचरस रहता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो बहुत ही खराब रहता है। कभी कभी लोग इस रोड की कंडीशंस को देखकर डर जाते हैं और स्पीति वैली तक पहुंचे बिना ही वो वापस आ जाते हैं। इसे अगर कंपेयर करें शिमला किन्नौर काजा रोड से तो दोस्तों, किन्नौर में जो रोड्स हैं बीच बीच में थोड़े खराब हैं, पर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप रिवर बेड पर गाड़ी चला रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो किन्नौर से लेकर काजा तक का रोड है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, और इनफैक्ट पूरा शिमला से लेकर किन्नौर तक और किन्नौर से लेकर काजा तक आप कोई भी गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस रोड से ट्रैवल करोगे तो स्पीति तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, चाहे आप छोटी कार से ट्रैवल कर रहे हो जैसे कि हैचबैक या सेडान, या फिर आप एसयूवी से ट्रैवल कर रहे हो। हाँ, नाकों के पास अगर मालिक नाला ने अपना रंग दिखा दिया तो ये रोड भी बंद होते देर नहीं लगती है। तीसरा रीज़न शिमला की नॉर्थ साइड से ट्रैवल करने का ये भी है कि मनाली काजा रोड जो है वो 5-6 महीने के लिए बंद हो जाता है पूरे साल के अंदर। मनाली से जो काजा का रोड है वो मई एंड या फिर जून फर्स्ट वीक में ओपन होता है जनरली। बाकी 5-6 महीने ये जो ग्राम्फू से कुंजुम पास और आगे 51 किलोमीटर काजा से पहले लोसर गांव तक ये रूट हैवी स्नोफॉल के चलते बंद रहता है।
और अगर आप इस रूट पर मई एंड या फिर जून अर्ली जैसे ये रोड ओपन होता है और ट्रैवल करेंगे तो आप कम से कम 15-20 फुट की स्नो की दीवारें भी देख सकते हैं। यहाँ पर बीआरओ जो है वो इन्हीं बड़े बड़े ग्लेशियर्स को कट करता है और मनाली से काजा रूट को ओपन करता है। सितंबर के महीने में जो हाई माउंटेन पासेस हैं उन सभी पर स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो विंटर वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है सारे हाई हिमालयन प्लेसेस पर। और जैसा कि आपको पता है कि मनाली काजा रोड पर रोहतांग पास भी आता है और कुंजुम पास भी आता है और इन दोनों पर भी स्नो पड़नी स्टार्ट हो जाती है सितंबर अक्टूबर के मंथ्स में। इसी कारण की वजह से यहाँ पर ट्रैवल करना जो है खास तौर से एंड ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर में तो बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि इस रूट पर आपको खाने या पीने के लिए या रुकने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। और इसी ठंड और बर्फ के चलते जो ढाबा बने हुए हैं ग्राम्फू से लेके कुंजुम पास तक के बीच में वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, वो पैक हो जाते हैं और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इसलिए अक्टूबर एंड में अगर ये रोड ओपन भी है या नवंबर में भी ये रोड ओपन है तो इस पे ट्रैवल करना जो है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको रुकना पड़ा या फिर कुछ खाने की जरूरत पड़ी तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको इस रूट पर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिमला किन्नौर रूट की स्पीति वैली जाने के लिए तो वो रूट जो है वो पूरे साल ओपन रहता है। वहां पर कोई भी हाई माउंटेन पास नहीं है जो बंद हो जाता है विंटर्स के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि जब विंटर्स के महीने में हैवी स्नोफॉल होता है खास तौर से नारकंडा के पास, शिमला के पास, टाबू और काजा के बीच में, नाको के पास, तो ये रूट ज़रूर बंद हो जाता है। पर जैसे ही मौसम ओपन होता है तो अथॉरिटीज़ जो हैं इस रूट को जल्दी क्लीन कर देती हैं और रोड ओपन हो जाता है फिर से। अब अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो अगर आप स्पीति वैली का ट्रिप सिर्फ मनाली साइड से प्लान कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे जो है उस पर ट्रैवल करने का मौका गंवा देंगे। इस रूट पर ट्रैवल करने का अपना ही एक अलग एडवेंचर है और इसकी अपनी ही एक खूबसूरती है। ये पूरा का पूरा रूट जो है ये अपने आप में ही एक साइट सीइंग की तरह है और जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करते जाते हो आप देखोगे कि इसकी ब्यूटी भी वैसे वैसे ही चेंज होती जा रही है और पूरा जो एक्सपीरियंस है इसका वो भी चेंज होता चला जाता है। जस्ट आपको ये बताते हुए मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे लगता है कि मैं अभी चला जाऊं ट्रिप पर काश ऐसा हो पाता। इस हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर कौन कौन से फेमस और मिस ना करने वाले प्लेसेस हैं उन सभी के बारे में मैं आपको इसी सीरीज के एक ट्रैवल गाइड वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा धीरज रखें। अब आखिरी और पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे रोहतांग पास परमिट की, जो अब पूरी तरह से वैलिड नहीं है, क्योंकि स्पीति जाने के लिए आप अटल टनल से भी जा सकते हैं जिसके लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप मनाली से काजा की तरफ जाते हैं और वो भी अटल टनल से नहीं बल्कि रोहतांग पास का रूट आप प्रेफर करेंगे तो आपको रोहतांग पास का परमिट लेना होगा। मजाक की बात यह है कि अगर आप काजा से मनाली आ रहे हैं तो आपको किसी भी परमिट की जरूरत ना तो अभी है और ना ही कभी थी। बस अगर आप मनाली साइड से रोहतांग पास की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तभी आपको ये परमिट चाहिए होता है, अदरवाइज दूसरी तरफ से आते हुए इस परमिट की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि ये परमिट आपको मिलेगा कैसे, उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। पर हाँ, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। पर हाँ, ज़रूर एक काम एक्स्ट्रा ज़रूर है। इसलिए अगर आप शिमला किन्नौर साइड से स्पीति जाएंगे तो वापस चाहे आप रोहतांग पास से आएँ या फिर अटल टनल से आएँ, आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं होगी अभी तक के रूल्स के हिसाब से। और ये जो पॉइंट अभी मैंने बोला कि आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की ज़रूरत पड़ती है स्पीति वैली को विजिट करने के लिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस पर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। क्या आप अभी भी कंफ्यूज हैं कौन सा रूट लेना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बेस्ट तो यही है कि 1-2 दिन आप ऐड करो अपने स्पीति वैली ट्रिप के प्लान में और पूरा का पूरा सर्किट करो, शिमला से जाओ और मनाली से वापस आ जाओ। अब दोनों वीडियोस देखने के बाद आप कौन सा रूट प्रेफर करोगे या फिर पूरा सर्किट ट्रिप प्लान करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा कि स्पीति वैली ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट टाइम या फिर बेस्ट मंथ या फिर बेस्ट सीजन कौन सा होता है, जो कि शायद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होगा इस सीरीज़ का। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। अब एंड में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आपको ये भी लगता है कि ये वीडियो किसी और को पसंद आएगा या फिर हेल्पफुल रहेगा उसके लिए, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको अपनी किसी भी लद्दाख या स्पीति या हिमालयन ट्रिप को प्लान करने में कोई हेल्प चाहिए या फिर आपकी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करना ना भूलें और मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, चूल्हे और हिमालयस को क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।